सीनियर दिफाई तज्जियाकार मारिया सुल्तान ने कहा है कि ईरान इसराइल को जबरदस्त तरीके से सबक सिखा रहा है। ईरान ने अपनी भरपूर हिकमत अमली से साबित कर दिया है कि इस पर गलबा पाना आसान नहीं है। ये चीज वाज़ेह हो रही है कि ईरान आहिस्ता आहिस्ता वापस जो है अपनी फॉर्मेशन के अंदर जा रहा है और जो मिलिट्री तौर पर उनके पास चीजें थी वो उनको इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर तो ईरान कामयाब होता है और जिस तरह नजर आ रहा है कि वो अपनी सलाहियत रखता है कि वो इसको बड़ी तेजी से इसका जवाब दे, तो ज़ाहिर है इसराइल के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बनेगा और शायद इसराइल इसके लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनका ख्याल था कि अगर वो मिलिट्री लीडरशिप को गुजार देंगे या उनको निकाल देंगे तो शायद ईरान के पास ये ताकत सकत नहीं होगी। लेकिन जो हमें देखने में नजर आ रहा है वो यही है कि ईरान जो है बैक ऑन इट्स फीट और उम्मीद है कि इससे जो है कम से कम इसराइल को कुछ सबक आएगा और उनको ये बात पता चलेगी कि इतना आसान नहीं है कि आप किसी भी मुल्क पे हमला करें और कोई जवाब ना आए। लेकिन बात दरअसल ये है कि जैसे हमने भी देखा कि जब आप वापस रद्द अमल देते हैं तो तब एकदम जो है अमेरिका भी और बाकी इदारे भी कहते हैं कि जी जंग रोक दी जाए। लेकिन जाहिर है इसका फैसला ईरान ने करना है, क्योंकि जिस तरह इसराइल की कोशिश कर रहा है कि ईरान के पास ये ताकत ना हो कि वो दोबारा किसी भी किस्म की कोई जंग लड़ सके, तो इसी तरह ईरान की हक बजानिब है कि वो कम से कम ऐसे टारगेट्स को एंगेज करे जिससे जो ईरान के खिलाफ जो चीजें इस्तेमाल हो रही हैं वो इतनी आसानी से इस्तेमाल ना हो सके। इतनी जल्दी नहीं आएगा, क्योंकि जब तक ईरान इस जगह पे नहीं पहुंचता कि वो एक कन्वेंशनल डिटरेंस एस्टैब्लिश करता है, तब तक ये नामुमकिन है। देखिए, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन मसला दरअसल ये है कि अगर ईरान कोई जवाब नहीं देता तो फिर ये सूरत हाल सिर्फ इस पर नहीं रुकेगी। देखिए, आप उसके जो उनका अटैक है उसकी नौयत को समझें। जहाँ उन्होंने जो फर्द वाहिद है उसके खिलाफ तक जो एक हमला किया, या एक रियासत में आके आर्मी चीफ या जो भी है उनके साइंटिस्ट उनको आके जो है उनको शहीद किया। इसका मतलब ये है कि अगर आज ईरान इसका जवाब नहीं देता तो जिस वक्त जहाँ चाहेगा दिल चाहेगा इसराइल जो है एक अपनी तरफ से एक लिस्ट निकालेगा या कोई चीज निकालेगा और ईरान के ऊपर हमला कर देगा। जैसे कि इंडिया ने हिमायत करने की कोशिश की, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि जी 26 बंदे हैं जो हमारे ख्याल से ये दहशत गर्द हैं, पर उन पे कोई हकायक उनका साथ कोई ताल्लुक नहीं था और उन्होंने आपकी मस्जिदों के ऊपर आके अटैक कर दिया। आप वो खौफ और हरास की कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करें जिसके तहत एक रियासत जो है आप पे मिसाइल अटैक कर रही है, क्योंकि उनके मुताबिक एक शख्स जो है वो दहशत गर्द है जिसके बारे में ना कोई सच्चाई है ना कोई कुछ और है। तो अगर ये सूरत हाल जारी रहती है तो ईरान के लिए और ईरान की आवाम के लिए एक बहुत बड़ा मसला बनेगा। और ये अगर इसकी इजाजत दे देते हैं बगैर इसके कि इसराइल को कोई नुकसान पहुंचाए, तो डिटेरेंस का जो फेलियर है, जो कन्वेंशनल डिटेरेंस का फेलियर है, वो ईरान के लिए मतलब एक ये इसी तरह की एक एक्सटेंडेड गाजा बन जाएगा। अब आप मुझे बताएं कि अगर एक्सटेंडेड गाजा बन जाए तो ईरान के लिए कैसी सूरत हाल होगी। देखिए, वो बड़ी होशियारी से चल रहे हैं। उन्होंने इजरायली प्राइम मिनिस्टर ने क्या बयान दिया, उन्होंने कहा हम ईरान के अवाम के साथ नहीं है, हम ईरान की जो रजीम है, ईरान की जो हुकूमत है उसके खिलाफ है। यानी कि ईरान के अंदर वो एक तासुर पैदा करना चाहते हैं कि रजीम चेंज आए, यानी कि अंदरूनी तौर के ऊपर यह अटैक्स करके जो ईरान की हुकूमत है उसको जो है गैर मुस्तहकम करना चाहते हैं। ईरान की जो आर्मी है उसकी जो डोमेस्टिक क्रेडिबिलिटी को खत्म करना चाहते हैं। देखिए, असल मसला ये है कि जिस वक्त आप पे हमला होता है तो सबसे बड़ा, अगर आप देखें इंडिया पाकिस्तान की सूरत हाल में क्या था, पहले दिन जो है लोग क्या कह रहे थे, आपको यही कह रहे थे कि जी देखिए मिसाइल अटैक हुआ, मिसाइल पहुंचे कैसे, क्या हो गया क्या नहीं हो गया। सो असल बात यह है कि जब आपकी क्रेडिबिलिटी ऑफ डिफेंस खत्म हो जाती है तो क्रेडिबिलिटी ऑफ ऑफेंस बहुत जरूरी होती है, ताकि आप उस तवाज़ुन को वापस एस्टेब्लिश करें और दुश्मन को ये बात बावर करवाएं कि अगर आप हमारे पे हमला करेंगे तो आप कर सकते हैं, लेकिन उसका जवाबी हमला जो आएगा उसमें आप और आपकी आवाम भी उस तरह महफूज नहीं रहेंगे। ये बहुत जरूरी है किसी भी मुल्क के लिए कि अगर वो ताकत का तवाज़ुन बरकरार रखना चाहते हैं या अपने मुल्क के अंदर जंगी खतरे को खत्म करना चाहते हैं। देखिए, ईरान इतनी जल्दी नहीं मानेगा। अगर तो वो सह सकते हैं इसराइल का एक और अटैक तो वो सहेंगे, लेकिन वो इसराइल को भी जो है इसका जो है एक तरह से उसका इम्पैक्ट उनकी तरफ लेके जाएंगे, क्योंकि जो कुछ नुकसान होना था ईरान का वो तो नाकाबिले तलाफी नुकसान हो चुका है। लेकिन इस वक्त जरूरी है कि जो जंगी अहदाफ उन्होंने इसराइल के अंदर लेने हैं वो उसको हासिल करें, क्योंकि अगर वो हासिल नहीं करते हैं
تو پھر یہ جنگ یک طرفہ ہوگی اور اس کا جو نقصان ہے وہ نہ صرف ایران کو بلکہ پورے خطے کو ہوگا. اس لیے اس وقت بہت ضروری ہے کہ ایران جو ہے تھوڑا سا جم کر ایران اسرائیل کو جواب دے اور اس کے لیے جو کچھ بھی ان کی معاونت کی جا سکتی ہے کرنا ضروری ہے. دیکھیں اس میں کچھ چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہے, اس سے کچھ سبق حاصل کرنے کی ضرورت ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ معاونت جو ہے آپ کی سب اسی وقت کام کرتی ہے جنگ کے دوران اگر کوئی دفاعی معاہدے ہوں. ایران کے دفاعی معاہدے کس کے ساتھ تھے؟ ہندوستان کے ساتھ. جن کے ساتھ معاہدے تھے ان کے سیریا کے ساتھ. سیریا جو ہے اس وقت ایک نئی رجیم کے نیچے ہے. اسی طرح ان کے جو دفاعی معاہدے ہیں وہ عراق کے ساتھ ہیں. اب عراق جو ہے ہم سب جانتے ہیں ابھی جنگ سے خود نکلا ہے, تو اس لیے اس کے بعد اردن کے ساتھ لیبنان کے ساتھ. اور لیبنان جو ہے وہ جنگ ہار چکے ہیں, اس طرح سے ان کے اوپر ایک بہت بڑا اٹیک کیا گیا اسرائیل کی طرف سے. تو یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر ایران کی خارجہ پالیسی زیادہ مؤثر ہوتی اور خطے کے اندر بالخصوص عرب ممالک پاکستان ان کے ساتھ ان کے دفاعی معاہدے ہوتے یا چین یا روس کے ساتھ, تو آج ان کی صورتحال بھی مختلف ہوتی. بہرحال اب جو ہو چکا ہے سو ہو چکا ہے. پاکستان نے تو یہ کہا ہے کہ پاکستان ایران کے ساتھ کھڑا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اہم بات ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں بھی یہ بات سوچنے کی ضرورت ہے کہ اس وقت جو آئندہ آنے والی جنگیں ہیں وہ صرف ایک ملک نہیں لڑے گا, اس کے پیچھے الائنسز ہیں. دیکھیں اسرائیل کا اس وقت الائنس ہے امریکہ کے ساتھ, اسرائیل کا ایک الائنس ہے برطانیہ کے ساتھ.